हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दैट इज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इस पर्टिकुलर पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे लेक्चर आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन और कल्चर से रिलेटेड मिल जाएंगे। और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज ग्रीनर्स लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। तो आज इस पूरे लॉ को, पूरे थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो लेट अस बिगिन। सो बिफोर वी स्टार्ट the details about this particular theory, the first question is that why this theory was proposed. ग्रीनर ने ये थ्योरी क्यों दी थी? उसका रीजन क्या है कि हम सबको ये पता है दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होता है वो एकदम से नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है। पहले स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है। इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। और उसी वजह से ग्रीनर को ये लगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हर लेवल पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, एट द सेम टाइम उसके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई ग्रीनर ने अपने इस मॉडल में, इस पूरे थ्योरी में उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात की है ऑर्गेनाइजेशन के, एंड उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेज। तो स्टेज 1 क्या है? एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी, जो सबसे पहला स्टेज है। अब यहां पर क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, द एंटरप्रेन्योर डेवलप्स द स्किल एंड एबिलिटी टू क्रिएट एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू न्यू मार्केट निशेस। तो सबसे पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, वो नए नए प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश करता है, या अगर ओल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं तो उसको नए तरीके से लाने की कोशिश करता है फॉर अ न्यू मार्केट, फॉर इट्स ओन कस्टमर्स। जिस कस्टमर को वो सर्व करना चाहता है, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कोई सर्विसेज हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जो फर्स्ट स्टेज होता है, इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द न्यू मार्केट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। यहां से शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। A great deal of organizational learning occurs at this stage. तो ऑब्वियसली इस स्टेज पर आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है जो जनरली पहले आपने नहीं किया होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती। आपको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आपको अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी को जीतना है, आपको कस्टमर्स के नीड्स को समझना है, मार्केट के बिहेवियर को समझना है। तो ये काफी चैलेंजिंग स्टेज होता है, लेकिन यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इवन दो हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स ना चले, हो सकता है आपको कई प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़े, कस्टमाइज करना पड़े, ये सारी चीजें यहां पर पॉसिबल है। हाउ टू कंटिन्यूसली इंप्रूव देम सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड ऑब्टेन मोर रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स जो अब आप पहली बार प्रोडक्ट बनाते हो वो प्रोडक्ट मार्केट में ना चले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपके कस्टमर को शायद कुछ और चाहिए, एंड दैट इज द वेयर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर मार्केट कम्स इनटू पिक्चर। तब आप वहां पर आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करते हो, अपने प्रोडक्ट्स के नीड के अकॉर्डिंगली, कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर देते हो। इन दिस स्टेज द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गो हैंड बाय हैंड। दैट मीन्स यहां पर जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक्चुअली में इनोवेशन के साथ साथ चलती है। मतलब हर लेवल पर आप कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेकर हो, चाहे वो प्रोसेस को लेकर हो, चाहे वो एफिशिएंसी को लेकर है। आप यहां पर आपका लगातार काम है कि आप अपने आप को इंप्रूव करो, लर्न करो, इंप्रूव करो। फाउंडर्स वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स टू डेवलप एंड सेल देयर न्यू प्रोडक्ट्स बाय द होपिंग ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लंबे लंबे समय तक काम करते हैं। इनफैक्ट टाइमिंग तो कुछ होता ही नहीं है, 12-12, 14-14 घंटे तक लोग काम करते हैं अपने बिजनेस वेंचर में, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये प्रोडक्ट चल पड़ा या अगर आपने मार्केट में अपने कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बना ली तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। और इसी उम्मीद से, इसी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से हर एंटरप्रेन्योर बहुत मेहनत करता है, खासकर वो अपना उसका प्रोडक्ट होता है। तो दैट इज द रीजन वाई आप उस पर और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। In the creativity stage, the norms and the value of the organization culture rather than the hierarchy and organization culture control people behavior. अब यहां पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनको आप कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उस समय ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर है तो यहां पर आप क्या स्ट्रक्चर बनाओगे। कुछ लोग होते हैं, मैक्सिमम 4, 5, 8, 10 लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे होते हैं। तो यहां पर कोई एज सच हिरार्की लेवल भी नहीं होती, यहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन यहां पे एक कल्चर होता है, एक एक कॉमन नॉर्म होता है जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सबके लिए वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन वाई आपको लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रक्चर या हिरार्की की जरूरत नहीं होती। कल्चर अपने आप में, या एक कहते हैं ना, अपने प्रोडक्ट का पैशन जो होता है वही उसको ड्राइव कर देता है।
Once the new organization is up and running, a series of internal forces begin to change an entrepreneurship process. तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलने लग जाती है, धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स बिकने लग जाते हैं, तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ का मेजर चैलेंज क्या होता है, यहाँ का मेजर चैलेंज होता है क्राइसिस ऑफ लीडरशिप. ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है दे आर द लीडर्स, राइट. लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लग जाती है, और चूंकि यहां पर आप फ्लैटली काम कर रहे हो, तो फ्लैट होता है आपका स्ट्रक्चर, सब लोग एक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लीड लेना पड़ेगा. बट वो लीड लेगा कौन? अगर मान लीजिए 5 पार्टनर मिलकर एक कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, तो उन 5 पार्टनर्स में से कौन कंपनी का सीईओ बनेगा? हु विल बी द वन हु विल बी द लीडिंग? और उसी वजह से कई बार कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं. एंड दैट इज द रीजन वाई जो फर्स्ट स्टेज का चैलेंज है, जो फर्स्ट स्टेज का क्राइसिस है, एज पर द ग्रीनर मॉडल, इज ऑल अबाउट क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, कि लीडर एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन का कौन बनेगा. दैट इज द मेन क्राइसिस एट द फर्स्ट स्टेज. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन. पिछले वाला था ग्रोथ विद क्रिएटिविटी, अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. अब यहां पे क्या होता है स्टेज 2 में, एज द ग्रोथ बिगिंस मोर फॉर्मल कम्युनिकेशन कम्स इनटू पिक्चर. जैसे जैसे आप पहले स्टेज से निकलकर दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको ग्रोथ मिल जाता है. ग्रोथ मिलने का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ने लग जाता है, आपकी डिमांड हाई हो जाती है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ढूंढने लग जाता है. ये सारी चीजें ग्रोथ स्टेज में देखने को मिलती है. लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ने लग जाती है, आप हिरार्की में आ जाते हैं, आप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि आपके लोग बढ़ रहे होते हैं, एम्प्लॉइज बढ़ रहे होते हैं, और उनको कंट्रोल भी करना है. कंपनी फोकस ऑन देयर टारगेट्स एंड बजट मैनेजमेंट. अब यहां पर कंपनीज क्या करती हैं, अपना बजट एलोकेशंस करना शुरू कर देती है प्रॉपरली. इसके अलावा कंपनी अपने टारगेट्स को बनाना शुरू कर देती है कि इस क्वार्टर का टारगेट क्या होगा, क्वार्टर 2 का टारगेट क्या होगा, क्वार्टर 3 का क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारे कितना फायदा दे रहा है. ये सारी चीजों को आप एनालाइज करने लग जाते हैं इन स्टेज 2. फोकस ऑन सेपरेट एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन. एक और चीज जो यहां पर बहुत अच्छी होती है वो ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन यहां अपने स्ट्रक्चर को बनाता है. स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो अपने फंक्शंस को सेपरेट कर देता है. मार्केटिंग अलग हो जाती है, एचआर अलग हो जाता है, फाइनेंस अलग हो जाता है, प्रोडक्शन अलग हो जाता है, लॉजिस्टिक्स अलग हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी अलग अलग हो जाती हैं ताकि वो सेपरेटली उसको आप मैनेज कर पाओ. तो ये आपका डायरेक्शन के थ्रू आप स्टेज पे काम करते हो. इंसेंटिव स्कीम्स रिप्लेसेस स्टॉक एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड. जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो आप अपने एम्प्लॉइज को रादर देन इंसेंटिव या बोनस के अलावा आप उनको स्टॉक बेनिफिट्स भी देने लग जाते हो, जो आपकी कंपनी ग्रो करने लग जाती है. हाउएवर देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस बिकम सो न्यूमरस दैट देयर आर लॉट ऑफ इनफ आवर्स इन अ डे फॉर वन पर्सन टू मैनेज देम ऑल. बट जैसे जैसे ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ेगा तो आपके प्रोसेसेस भी बढ़ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो खासकर आपका लीडर है या जो मैनेजर है जो लीड कर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होने लग जाता है. एंड दैट इज द रीजन वाई यहां पे होता क्या है, ही और शी कांट पॉसिबली नो द मच अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज दोज लोअर डाउन द हिरार्की. अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका लीडर है, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करता हो, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी तो आपके पास हैं, और वो सारे प्रोडक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज द रीजन वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि हम इस स्टेज पर कर क्या रहे हैं. तो हमें एक लीडर चाहिए. तो जहां पर जो आपका एक लीडर होता है जो सब कुछ संभाल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपर्टीज जो होती है वो हर फील्ड में नहीं होती, हर प्रोडक्ट में नहीं होती, और इसी वजह से उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है. और इसी वजह से जो क्राइसिस यहां पे आता है वो ऑटोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि जो लीडर है वो तो कंट्रोल करना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसकी जो एक्सपर्टीज है वो हर फील्ड में नहीं है, और इसी वजह से वो हर फील्ड को अगर कंट्रोल करेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों को डेलीगेट नहीं कर पाता चीजों को, और ऑटोनॉमी का क्राइसिस देखने को मिलता है स्टेज 2 में. लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 3. अब स्टेज 3 में क्या होता है, अब ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन. अब यहां पे डेलीगेशन के थ्रू ग्रोथ होती है, उसके बारे में बात करते हैं. द मिड लेवल मैनेजर्स फ्रीड अप टू रिएक्ट फास्ट टू अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन द न्यू मार्केट. अब आपको रियलाइज हो जाता है कि हमारे जितने जितने प्रोडक्ट्स हैं और जितने नए नए मार्केट्स में हमें काम करना है, तो उसके सिचुएशन में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनको भी एम्पावर करना पड़ेगा. अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्विक रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, हर चीज सेंट्रलाइज करके नहीं की जा सकती, तो आप चीजों को डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं एट दिस स्टेज.
The organization continues to grow with top management just monitoring and dealing with the bigger issues like mergers or maybe acquisitions. अब यहाँ पे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का रोल जो होता है वो रूटीन एक्टिविटीज से हट जाता है. रूटीन एक्टिविटी आप कंप्लीटली बिजनेस यूनिट लेवल पे छोड़ देते हो. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो उसको आराम से मैनेज करती है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ प्रायोरिटी वर्क्स को देखते हैं, जैसे कोई मर्जर करना है, कोई एक्विजिशन करना है या किसी नए मार्केट में एंटर करना है. उन चीजों को लेकर उनका फोकस बढ़ जाता है. Many business founder at this stage as the manager whose directive approach solve the problems at the end of phase 1 find it's hard to let go. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जो लीडर है, जो सबसे पहले जिसने स्टार्ट की थी हर चीज, वो सब तक शुरू में तो वो सब कुछ अपने लेवल पे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब बिजनेस यूनिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है. और फेज 1 में जो स्ट्रैटेजी हिट हो रही थी वो यहां पर फेल होने लग जाती है, बिकॉज आप लेट गो नहीं कर पा रहे. मतलब सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को करना इतना आसान नहीं है. Even the middle level management struggle with the new role as a leader. प्लस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जिसको आप एम्पावर कर रहे हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि उनके पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए. प्लस उनको भी नए रोल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, बिकॉज उनको इतना ज्यादा प्रेशर लेने का या इतना ज्यादा टारगेट्स को पूरा करने का उन पर पहले प्रेशर नहीं था, लेकिन अब आपने उनको एकदम से एम्पावर कर दिया है, तो उनके लिए भी काफी मुश्किल होती है. इवन द मिडिल लेवल मैनेजर्स स्ट्रगल विद देयर न्यू रोल्स एज लीडर्स. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, दिस फेज एंड्स अप विद कंट्रोल क्राइसिस. अब यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो कंट्रोल से रिलेटेड आती है, बिकॉज जितने ज्यादा बिजनेस यूनिट्स बढ़ेंगे उतना कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी. एक तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक बिजनेस यूनिट बढ़ रहे हैं, मार्केट्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, तो इस कारण से हर चीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. एज बिकॉज आपको हर चीज को कहीं ना कहीं प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना होता है. पहले जो ऑर्गेनाइजेशन पीपल ओरिएंटेड थी वो प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए, तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम आएगी. सो द क्राइसिस हियर इज कंट्रोल क्राइसिस. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेज 4, दैट मींस ग्रोथ विद कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग. अब स्टेज 4 में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ग्रोथ कंटिन्यूज विद द प्रीवियसली आइसोलेटेड बिजनेस यूनिट्स रीऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोडक्ट ग्रुप्स और सर्विस प्रैक्टिसेस. अब आप क्या करते हो, आप प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने लग जाते हो. प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ग्रुप कर देते हो, आप डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर देते हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, प्रॉपर रोल्स डिफाइन हो जाते हैं. सब कुछ आपको इस स्टेज पे देखने को मिलता है, ताकि चीजों को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा आसान हो जाए. Investment finance is allocated centrally and managed according to the return of investment and not just profits. पहले सिर्फ आप प्रॉफिट्स देखते थे, अब आप क्या देखते हो, आप ROI देखने लग जाते हो कि हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब उसी हिसाब से हर फंक्शनल यूनिट को भी एनालाइज करने लग जाते हो. आपकी इंटरनल ऑडिटिंग होनी शुरू हो जाती है, मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, ताकि आप ये देख पाओ कौन सी चीज प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज प्रॉफिटेबल नहीं. इंसेंटिव्स आर शेयर्ड थ्रू कंपनी वाइड प्रॉफिट स्कीम्स अलाइन टू द कॉर्पोरेट गोल्स. अब जितने भी इंसेंटिव होते हैं वो कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसको एक कॉर्पोरेट गोल बना लेते हो कि मेरे शेयर होल्डर्स को भी फायदा होना चाहिए, मेरे स्टेक होल्डर्स को भी फायदा होना चाहिए, मेरे एम्प्लॉइज को भी फायदा होना चाहिए, प्रमोटर्स को भी फायदा होना चाहिए, सब लोगों के लिए फायदेमंद डील होनी चाहिए. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप कहीं ना कहीं अपने सारे इंसेंटिव और प्रॉफिट को शेयर करते हो. इवेंचुअली थ्रू वर्क बिकम्स सबमर्ज्ड अंडर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रोथ बिकम्स वेरी स्टिफल्ड. अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है, ब्यूरोक्रेसी हाई हो जाती है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट से भी आपको अंदर पॉलिटिक्स दिखने लग जाती है, स्ट्रक्चर आ जाता है, हिरार्की आ जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व हो जाती है. इसकी वजह से जो ग्रोथ पहले बहुत स्मूथ नजर आती है वो स्टेज पर आकर धीरे धीरे थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आती है. थोड़ा हार्ड हो जाता है ग्रोथ को और फेच कर पाना. और यहां पर जो सबसे बड़ा क्राइसिस जिसको हम रेड टेप क्राइसिस कहते हैं, रेड टेप क्राइसिस का मतलब क्या होता है, अ न्यू कल्चर एंड स्ट्रक्चर मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड. कहने का मतलब यह है कि अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नया कल्चर लाना पड़ेगा, आपको नए स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रादर देन जो अब तक आप कर रहे थे शायद वो अब आपको और प्रॉफिट में ना ले जा पाए. तो यहां पर ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो जाती है स्टेज पर. तो अगर ग्रोथ को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एक नए कल्चर और एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी. दिस इज स्टेज 4. लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 5, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ विद कोलैबोरेशन. तो फाइनली जब हम स्टेज 5 पे पहुंचते हैं तब ये होता है, the formal controls of phase 2 to 4 are replaced by professional good sense of staff group,
regroup flexibility in teams and deliver projects in a matrix structure। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप चाहें तो मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उसको इसी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि आपका काम काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है और आप प्रोडक्ट्स में और टीम्स में डिवाइड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजों को काफी स्मूथ कर सकते हो। तो इस वजह से आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हो एंड कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ताकि थोड़ा कोऑर्डिनेशन और आसान हो जाए और मल्टीटास्किंग बढ़ जाए। द स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टीम बेस्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स को कम कर दिया जाता है, टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंपनी काफी इन्वेस्ट करती है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को काफी सपोर्ट मिलता है। लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस फेज एंड विद द क्राइसिस ऑफ इंटरनल ग्रोथ। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो इंटरनल ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाती है। दैट मीन्स कि द फर्दर ग्रोथ कैन ओनली कम फ्रॉम डेवलपिंग पार्टनरशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि एक लेवल के बाद ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो जाती है, इंटरनल ग्रोथ आपको मिलती नहीं है। तो आपको अगर आगे ग्रो करना है तो आपको नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्विजिशंस करनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप्स करने पड़ेंगे, मर्जर्स करने पड़ेंगे, न्यू मार्केट्स में जाना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको स्टेज पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इस स्टेज पर आप स्टैग्नेंट हो जाओगे और आपकी कंपनी डिक्लाइन करने लग जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेज 6 जो काफी रिसेंटली ग्रीनर ने इसमें ऐड किया था। ग्रीनर ने जब इसको ऐड किया 6th फेज को, तो उसका ये कहना था दैट ग्रोथ मे कंटिन्यू थ्रू मर्जर, आउटसोर्सिंग, नेटवर्क एंड अदर सॉल्यूशंस इन्वॉल्विंग अदर कंपनीज। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोडक्ट या एक ही कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट से आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक्स को जाकर वाई से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, अदर बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे जितने भी कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, या कोई भी इस तरह का जो बड़ा बिजनेस हाउस है, वो क्या करता है, मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो अगर एक बिजनेस हमारा लॉस में भी है तो बाकी हमें प्रॉफिट्स में ले आएगा। इसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं या इसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। ग्रोथ रेट विल वैरी बिटवीन इवन विद इन फेजेस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ग्रीनर ने ये बताई थी कि जो ग्रोथ का रेट है वो वैरी करेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन इसी सारे ग्रोथ के स्टेजेस से गुजरे, प्लस जो टाइम आप लगा रहे हो हर फेज में वो भी हो सकता है वैरी करे। कुछ हो सकता है बहुत जल्दी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाए, कुछ कंपनीज बहुत लेट से आए, ये कंप्लीटली पॉसिबल हो सकता है एज पर दिस थ्योरी। द ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मार्केट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। जितनी जल्दी कोई भी मार्केट ग्रोथ करती है उतनी ही जल्दी आपकी कंपनी भी ग्रोथ करती है। अगर मार्केट ही ग्रो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होना मुश्किल है। तो ये वो 6 स्टेजेस थे जो कि आपको ग्रीनर ने अपने मॉडल में प्रपोज किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये क्या क्या स्टेज थे। तो स्टेज 1 था क्रिएटिविटी, स्टेज 2 था डायरेक्शन, स्टेज 3 था डेलीगेशन, स्टेज 4 कोऑर्डिनेशन, स्टेज 5 कोलैबोरेशन एंड स्टेज 6 अलायंसेस। और इसमें पेन क्या क्या हो सकता है, तो पहले वाले स्टेज में आपको लीडरशिप की प्रॉब्लम आती है, सेकंड वाले में ऑटोनॉमी की, थर्ड में कंट्रोल की, फोर्थ में रेड टेप क्राइसिस हो जाता है एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड ग्रोथ क्राइसिस, जिसको हम इंटरनल ग्रोथ क्राइसिस भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, सो दैट नॉलेज कैन बी शेयर्ड विद अदर पीपल ऑल्सो एंड एवरीबडी कैन लर्न। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।